हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उत्कर्ष के बैनर तले ये जो अपनी निःशुल्क क्लासेस जो चल रही है, इसमें एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को बहुत सारा नमस्कार, ढेरों नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो इंदिराम जी, कैसे हैं आप। गुड इवनिंग रामदेव जी, राम राम। आपको भी बहुत सारा राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे हैं, बढ़िया है, तैयारी चल रही है बहुत अच्छे ढंग से। मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी का जो उद्देश्य है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से या पॉलिटी के माध्यम से जो बातें आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो शायद उद्देश्य पूरा हो रहा होगा। पहली बात, कल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, 3 जून है। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत के किसी भी कोने में बैठकर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस यूट्यूब पर अभी ऑनलाइन है, तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों ने जो मेहनत की, उस मेहनत का सकारात्मक नतीजा निकलेगा। और जो हम लोग आपके साथ मेहनत करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा, अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तो हमने उसका 2% भाग देखा है। जो टॉपिक हमने पढ़े, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ईश्वर हम पर कृपा करेगा और जिन टॉपिक से संबंधित कल जो प्रश्न आने वाले हैं उनमें से प्रश्न आएंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। आपको एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और उसमें राष्ट्रपति टॉपिक पर चर्चा हमारी चल रही है। राष्ट्रपति की पावर्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत अब तक हम लोग कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं, यस, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को बताइए। हाँ, हमारा काम ही यही है कि आपके जो पॉलिटी से संबंधित जो डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करें। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं है। आप जो प्रश्न पूछते हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो प्रश्न पूछते हैं उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। आप जो प्रश्न पूछते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि तुरंत इसका रिस्पॉन्स दें। लेकिन मैं इसमें साथ में एक बात और भी जोड़ देता हूँ, अगर आपके द्वारा पूछा गया कोई प्रश्न अगर नहीं आता है, कोई बात नहीं, देखकर बता देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है, पॉलिटी के संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। आप कैसा भी सवाल पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहता है। हमारी कोशिश भी यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में, आज हम लोग 3 शक्तियों पर बात करना चाह रहे हैं। हम लोग न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे, आज हम लोग फाइनेंशियल पावर्स यानी वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे, और आज हम लोग कूटनीतिक शक्तियों की बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त लोग ये कह रहे हैं, गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्कार। बहुत सारे दोस्त लोग ये कह रहे हैं कि जो समय है वो बहुत कम है। देखिए, मैं क्वांटिटी में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा विश्वास क्वालिटी में है। मैं ये चाहता हूँ आधा घंटे भी बात करें, जिस विषय पे भी बात करें उस विषय पर हम लोग डिटेल में बात करें। वैसे राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 1.25 घंटे 1.5 घंटे में बात की जा सकती है, लेकिन अगर हम लोग 5-7 घंटे अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि बहुत डिटेल में बात करें। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले बात करना चाहते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। देखिए, न्यायिक शक्तियों में क्या क्या आती है इसको जरा देख लीजिए। बहुत फर्क है शब्दों का। पॉलिटी में मैंने हमेशा, जब भी आप लोगों से मुझे मुखातिब होने का मौका मिला, मैंने हमेशा एक बात कही है। कूटनीतिक शक्तियों में हरिंदर जी हम लोग सैनिक शक्तियां देख लेंगे, चिंता ना करें। मैंने हमेशा बात कही है, पॉलिटी का एक उसूल है, उसके शब्दों को बहुत बारीकी से देखिए, क्या लिखा जा रहा है। थोड़ा सा शब्द और थोड़ा सा अक्षर इधर उधर हुआ, पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। न्यायिक शक्तियों में पहला पॉइंट, राष्ट्रपति, आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नियुक्त करते हैं, और शायद आप लोग ये भी जानते होंगे, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस को भी नियुक्त करते हैं। अब सीधा ऐसा कहा जा सकता था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है, और वो दिक्कत आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को न केवल नियुक्त करेंगे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को शपथ दिलाई जाती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नियुक्त भी राष्ट्रपति करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को या तो राष्ट्रपति खुद दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को वो अगर ऑथराइज करते हैं तो वो ऑथराइज किया हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। प्रैक्टिकल व्यवहार में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। एक तो बात है ये। दूसरी बात, आते हैं हम लोग हाई कोर्ट के जजेस के संदर्भ में। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं और दोस्तों आप लोग जानते हैं, टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, बहुत सारे मित्र लोग कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं आवाज़ बहुत कम है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं। मेरी भी आवाज़ बढ़ा देता हूं। हाँ, सुरेश जी बात को समझ रहे हैं। टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है, थोड़ी आवाज़ को बढ़ाइए, वॉल्यूम को बढ़ाइए। यस, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। हाँ खुशी जी, आपकी मैसेज मिल रहा है, हमको कह दिया है, अभी आवाज़ बढ़ जाएगी। दूसरा देखिए, हाई कोर्ट के जजेस, भारत में आप लोग जानते हैं 24 हाई कोर्ट्स है, 24 हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें इतना जोर देने की जरूरत क्या है? इसमें जोर देने की जरूरत है। राष्ट्रपति न केवल हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं बल्कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी करते हैं, उनका स्थानांतरण भी करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है, सीधा प्रश्न आएगा, इस तरह से विकल्प आ सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं तथा उनका तबादला करते हैं। ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की केवल नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कभी कोई ट्रांसफर नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करते हैं राष्ट्रपति, इसको भी ध्यान रखना। और प्रश्न कुछ ऐसा भी आ सकता है, जरा सुनिएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा, नंबर 3 राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा, नंबर 4 मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऐसे विकल्प आ जाएं दोस्तों तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किया जाता है। और आपको एक बात और भी याद रखनी है, बहुत बारीकी से याद रखना है, राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस को शपथ नहीं दिलाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं, इसको आप ध्यान रखें। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में देखा। दूसरा जरा देखिए, न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल है 72, अनुच्छेद 72। आप लोग जानते हैं भारत का जो न्यायिक ढांचा मोटे मोटे तौर पर कुछ इस तरह का है। नीचे होते हैं सेशन कोर्ट, जिसे हम लोग जिला न्यायालय कहते हैं। सेशन कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया, उस निर्णय के खिलाफ में हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के निर्णय से भी अगर हम लोग संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम उस निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है, प्रमोद जी चिंता मत करिए, राज्यपाल मृत्युदंड के संदर्भ में माफी दे सकता है कि अभी बात करें, चिंता ना करें। सो आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय में कुछ लैकुना है, उसमें कुछ कमियां रह गई है, तो ऐसी स्थिति में आप अनुच्छेद 72 यह कहता है कि राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचिका यानी मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं। राष्ट्रपति के सामने आप माफी के लिए याचिका डाल सकते हैं, जिसे हम लोग मर्सी पिटीशन कहते हैं या दया याचिका कहते हैं। ऐसा अनुच्छेद 72 में उल्लेख है। अनुच्छेद 72 के तहत जब भी राष्ट्रपति के पास कोई मर्सी पिटीशन आती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको समझ लीजिए। पहले मैं इस बात को बहुत ढंग से क्लियर करना चाहता हूं, ये राष्ट्रपति का स्व विवेक नहीं है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष
जो भी मर्सी पिटीशन आएगी, जो भी समय याचिका आएगी, राष्ट्रपति उस पर अपने विवेक से निर्णय नहीं लेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक तो इसको ध्यान रखना। दूसरा, राष्ट्रपति इस संदर्भ में वही निर्णय लेगा जैसा उन्हें मंत्री परिषद एडवाइस देगी। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तीसरी बात, राष्ट्रपति के समक्ष अगर कोई मर्सी पिटीशन आई है, राष्ट्रपति के समक्ष अगर कोई दया याचिका आई है, कोई समय याचिका आई है, तो राष्ट्रपति उस पर कितने समय में निर्णय लेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और चौथी और अंतिम बात जो आपको ध्यान रखनी है, और वो बात यह है, अमन जी एससी से ऊपर है क्या राष्ट्रपति? अरे ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठने वाले जजेस है वो कोई भगवान नहीं है, ये आप और हम लोग भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हो सकती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के डिसीजन दिए जिसमें कुछ कमियां रही हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के समक्ष अपील करना कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, इसको आप इस तरह से मत लीजिएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष जब दया याचिका आती है और राष्ट्रपति किसी की दया याचिका को ठुकराते हैं या राष्ट्रपति किसी की दया याचिका को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ढंग से आपको क्लियर कर देता हूं, राष्ट्रपति द्वारा लिए गए इस निर्णय के खिलाफ में आप वापस कोर्ट में जा सकते हैं। आप कहेंगे ये क्या मजाक है, सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, उसके खिलाफ में आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने भी आपकी अपील को ठुकराया, आप उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी अपील को ठुकराया, अब आप राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति ने भी आपको अपील को ठुकराया, आप वापस कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। आप फ्रेश पिटीशन डाल सकते हैं, एक नए सिरे से याचिका डाल सकते हैं। इसके 2-3 आधार हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने इस याचिका पर जो निर्णय लिया उस याचिका में बहुत ज्यादा समय लगाया। 10 साल से राष्ट्रपति के पास कोई याचिका पेंडिंग है, 15 साल से कोई याचिका पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसे फांसी की सजा सुना रहे हैं, तो उस व्यक्ति जिसको फांसी की सजा सुनाई है या फांसी की सजा मिलने वाली है, उसके भी तो फंडामेंटल राइट्स है, उसके भी तो ह्यूमन राइट्स है। आप 10-10 साल तक किसी मामले को खींचोगे, फ्रेश पिटीशन, नए सिरे से वो याचिका दायर कर सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट उसे रिलीफ दे सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो राजीव गांधी की, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जिन लोगों ने हत्या की, क्या उन लोगों को फांसी मिल गई? क्या ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई, मद्रास हाई कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई, राष्ट्रपति ने उनकी अपील को ठुकराया, फिर भी उनको फांसी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि राष्ट्रपति जी ने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, राष्ट्रपति जी के लिए कोई दिन नहीं है मोहनलाल जी, यही तो मैंने कहा। आप ध्यान से सुनिए, जब ध्यान से सुनने के लिए कहा जा रहा है तो बहुत बारीकी से आपको सुनना चाहिए। मैंने कहा राष्ट्रपति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है कि वो उस पर कितने समय में निर्णय लेगा। ये सब बातें जानिए, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहते हैं। अब देखिए, आप लोगों को आइडिया है कि राजीव गांधी कि जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों को आज तक फांसी क्यों नहीं मिली, मद्रास हाईकोर्ट ने उसके ऊपर क्यों रोक लगाई? मद्रास हाईकोर्ट ने यही तो कहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा देने की बात करता है। आप 20-20 साल से उसको जेल में सड़े रख रहे हो, राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन 10-10 साल से पेंडिंग है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, याद रखना है आपको, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन पर जो भी निर्णय लेता है, फ्रेश पिटीशन वापस कोर्ट में लगाई जा सकती है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। अब कुछ मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या क्या पावर है। याद रखिएगा, अगर आपने दया याचिका लगाई है राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति इस पर क्या क्या कर सकते हैं, जरा देखें आप। राष्ट्रपति इस संदर्भ में बहुत सारे पावर्स रखते हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतया माफ कर सकते हैं, कंप्लीट माफ, जाइए बरी, यस बरी कर सकते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, यस आप एकदम सही कह रहे हैं नरहरि जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। निर्णय में देरी एक आधार, बहुत बढ़िया आधार हो सकता है जिसके तहत आप कोर्ट में वापस अपील कर सकते हो। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है, राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि 4 महीने 5 महीने उस सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसको फांसी हो गई तो इसके पेट में
जो गर्भ है उसकी भी हत्या हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति फांसी की सजा पर रोक लगा सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस बात का भी अधिकार है। कम करने का मतलब किसी को 20 साल, हाँ प्रमोद जी उस विषय पर बात करेंगे। अब किसी को 20 साल की सजा सुनाई, राष्ट्रपति कह सकते हैं 10 साल, राष्ट्रपति कह सकते हैं 14 साल। सुरेश जी, अगर राष्ट्रपति किसी की मौत की सजा को रद्द कर देता है तो कोई ऐसा प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट पुनः उसे मौत की सजा सुना दे? ऐसा नहीं होता है सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं होता है। जरा आप इसको देखिए। चौथा क्या काम कर सकता है? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा की नेचर यानी उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। अब आप प्रकृति बदलने का क्या मतलब हुआ? प्रकृति बदलने का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, राष्ट्रपति ने कहा इनको आजीवन कारावास दिया जाता है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया, राष्ट्रपति कह सकता है इनको 10 वर्ष का कारावास दिया जाता है। एक्चुअली में सजा कम करना और सजा की प्रकृति को चेंज करना काफी नजदीक है, हालांकि दोनों अलग अलग है। ये सब कुछ राष्ट्रपति कर सकता है। अब जो मित्र लोग कह रहे हैं मृत्युदंड के संदर्भ में, तो देखिए एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कमल कांत जी, दया याचिका पर विचार करने का आधार क्या? मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है, यही इसका आधार है। हम लोगों ने ये माना है कि न्यायपालिका जब निर्णय देती है तो न्यायपालिका न्याय जब करती है तो सबूत जो गवाह है उसके तहत निर्णय करती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि न्यायपालिका जब निर्णय करती है तो उससे भी कुछ गलती हो गई है, उनसे भी कुछ लैकुना रह गए, कुछ कमियां रह गई है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि उनकी सजा को वो कम कर सकते हैं, यही इसका आधार है। अब देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं मृत्युदंड के संदर्भ में, और एक मित्र ने ये पूछा भी है कि क्या राज्यपाल को मृत्युदंड के संदर्भ में पावर है। मुझे समझ में नहीं आता है ये कहां से आ गया, ये किसने कह दिया कि राज्यपाल को मृत्युदंड के संदर्भ में पावर नहीं है। राज्यपाल को भी मृत्युदंड के संदर्भ में बहुत सारे प्रावधान प्राप्त है, बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। वो अलग बात है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति की जो मृत्युदंड की सजा दी गई है उसको पूर्णतया माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल भी उसकी सजा को स्थगित कर सकते हैं, राज्यपाल भी उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। हालांकि माफ नहीं कर सकते बल्कि उसकी सजा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को भी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है कई बार कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है राज्यपाल को मृत्युदंड के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है। ये गलत बात है। राज्यपाल को मृत्युदंड के संदर्भ में पावर प्राप्त है। वो माफ नहीं कर सकते मृत्युदंड को, हालांकि उसे स्थगित करने का अधिकार है। उसकी सजा की प्रकृति को बदलने का राज्यपाल को भी अधिकार है। रूपर चौधरी पूछ रहे हैं सजा बढ़ा सकते हैं क्या? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जब ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा सुनाई है, उनसे किसी प्रकार की कोई लैकुना रह गया, किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है, तो ऐसी स्थिति में आप सजा कम करने के लिए या सजा को माफ करने की मर्सी पिटीशन है ये। आप जरा कॉन्सेप्ट को देखिए। रूपर जी आप जरा इस बात को सुनिएगा, क्या लिखा है? दया याचिका। अब कोई ऐसी याचिका कैसे हो सकती है कि मेरी 10 साल की जो सजा है उसको बढ़ा के आप 14 साल कर दीजिए? ये कौन सी दया है? कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये मर्सी पिटीशन है, इसमें सजा कम होगी। ये सवाल जो है इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये वेग टाइप का प्रश्न है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से, बुरा मत मानिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से इस तरह के प्रश्न आते हैं। जब हमको पता है कि मर्सी पिटीशन है तो सजा हमेशा कम होगी, कैसे ऊपर जा सकती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 143 भी आता है, अनुच्छेद 143 भी आता है। राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। और दोस्तों आपको याद ये रखना है, सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति कोई सलाह लेता है, हमेशा ध्यान रखिए ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है। संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति जब भी आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर एडवाइस लेते हैं तो उस पर विचार करने के लिए संवैधानिक पीठ बनती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 संवैधानिक पीठ का उल्लेख करता है।
और ये जो संवैधानिक पीठ होगी इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, नहीं मनोहर जी कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े हुए होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उत्कर्ष में पढ़े हुए होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी किसी और कोचिंग में पढ़े होते हैं, उनके कंफ्यूजन है, उत्तर तो देने पड़ेंगे और उत्तर देने में मुझे किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा उद्देश्य है और जिन विद्यार्थियों ने जो प्रश्न पूछा वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, स्वागत है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेगा। एक तो बात आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह, हर विषय पर जो सलाह मांगी जाती है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर सलाह दे ही दे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दी है तो राष्ट्रपति के लिए भी यह जरूरी नहीं है कि वो इस एडवाइस को माने या ना माने। अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न है और मेरा आप लोगों से प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी विषय पर अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जब एडवाइस लेता है तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, राष्ट्रपति क्या यह स्वविवेक से एडवाइस लेता है? क्या राष्ट्रपति अपने मन से सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है या मंत्री परिषद के कहने से लेता है? यह मेरा आप लोगों से प्रश्न है। मुझे लगता है कि मैं आपके जवाब का इंतजार नहीं करूं, इसका मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। राष्ट्रपति कई बार अपने विवेक से भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और कई बार मंत्री परिषद के कहने से भी लेते हैं। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, याद करिएगा, एक बैरूबारी वाद क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 1958 में पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम नून के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत बैरूबारी, जो भारत की एक जगह है, वो बैरूबारी पाकिस्तान को देने का निर्णय किया गया। विपक्ष ने इसकी आलोचना की कि नहीं, ऐसा आप कोई एरिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या सरकार समझौता कर लेती है, कोई एरिया किसी भी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता है। तब की सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के राष्ट्रपति थे, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से पूछवाया कि क्या भारत का कोई एरिया किसी अन्य देश को देना है तो इस संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ये जो बैरूबारी वाद है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए ही भारत का कोई अन्य प्रदेश किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं तो वो मंत्री परिषद की कहने से लेते हैं, जैसा कि नेहरू जी की मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति जी को ये कहा और राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछवाया। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंत्री परिषद ने कोई एडवाइस दी किसी भी विषय पर और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उस एडवाइस को मानने से संविधान का कोई वायोलेशन हो सकता है, संविधान का कोई उल्लंघन हो सकता है, किसी के इंटरेस्ट, किसी के हित मारे जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति बेहिचक बिना मंत्री परिषद को पूछे हुए भी अपने स्वविवेक से भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। भले ही राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख क्यों ना हो, तो भी राष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है कि वो संविधान की रक्षा करे। मंत्री परिषद ने एडवाइस दी, उसको राष्ट्रपति मानने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अपने विवेक से भी एडवाइस ले सकता है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बाद में आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की फिनेंशियल पावर्स, यानी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में क्या क्या आएगा, जरा इसको देखिएगा और बहुत ढंग से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। यस, ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, संविधान का सर्वोच्च रक्षक होता है। वित्तीय शक्तियां, पहली बात मनी बिल, धन विधेयक। अब आप मुझसे मालूम है, जैसे मैं मनी बिल बोलूंगा आपकी एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगी सवालों की, ये धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सुनिए। धन विधेयक वैसे हम लोग 3-4 जगह आएगी जब हम लोग धन विधेयक को पढ़ेंगे। कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है वो हमेशा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में रखा जाता है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, मनी बिल यानी धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक होता क्या, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, हालांकि वो जगह नहीं है जहां हमको धन विधेयक आज का आज पढ़ना चाहिए। कोई कर लगाना है
कोई कर जो लगा हुआ है उसको समाप्त करना है, या कर की दर में वृद्धि करनी है, या कर की दर में कमी करनी है, अथवा उधार लेना या उधार देना, या भारत की संचित निधि पर किसी को भारित व्यय घोषित करना हो, तो इससे संबंधित जो बिल होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं। मैंने थोड़ा तेज बताया, जानबूझकर बताया, क्योंकि मनी बिल को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जो धन विधेयक है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकसभा में रखा जाएगा, और लोकसभा 1 महीना 10 दिन 20 दिन जितना टाइम लेना होता है लोकसभा उस बिल को पारित करेगी, बिल जाएगा राज्यसभा, और राज्यसभा भी जब बिल को पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में वो बिल पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? राजू जी चिंता मत करिए, सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक्चुअली मैं बात जरूर धन विधेयक पर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट रहे, तो उससे अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते, क्या ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है क्या? आप जरा मुझे बताइए। और अगर कोई कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी के बारे में भी चर्चा करेंगे कमलकांत जी। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो बता दीजिए कहां लिखी हुई है। धन विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, धन विधेयक को स्वीकृति देने से राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता है, और यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है 111 में जरा बता देता हूं। जब भी कोई बिल संसद के दोनों हाउस से पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो अनुच्छेद 111 उसकी प्रक्रिया बताता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या करेगा। साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 111 में, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, कोष्टक में लिखा हुआ है धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अनुच्छेद 111 की ये जो लैंग्वेज है वो ये सिद्ध करती है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ये बात 111 में लिखी है, ये आज की खोज है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली बात फाइनेंशियल पावर में तो ये हुई। मित्रों चिंता ना करें, धन विधेयक पर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर ही कॉन्सेंट्रेट हूं। एक दूसरी बात, हमारे देश में जो फंड है, जो पैसा है, जो धन है, वो एक निधि में एकत्रित होता है। ये जो निधि है, ये जो फंड है, वो यूं तो हम लोग मोटे तौर पर 2 प्रकार इसके बताते हैं, एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। संचित निधि को हम लोग अंग्रेजी में कंसोलिडेट फंड कहते हैं, और एक होती है आकस्मिक निधि, अंग्रेजी में इसे हम लोग कंटीजेंसी फंड कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये निधि मैंने कहा मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है, वैसे निधि टोटल 3 प्रकार की होती है। एक पब्लिक फंड भी होता है, एक लोक निधि भी होती है, लेकिन फिलहाल ना हमको लोक निधि पर बात करनी है, ना हमको कंसोलिडेट फंड यानी संचित निधि पर बात करनी है, हमको बात करनी है आकस्मिक निधि पर। आर्टिकल 267 याद रखिएगा, आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। बहुत बढ़िया महिपाल जी, आपने 266 का वो संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि का अधिकार, आकस्मिक निधि का उल्लेख है। आकस्मिक निधि से सिंगल पैनी, अगर एक पैसा भी खर्च करना है तो इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति देगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जितना भी पैसा है वो सारा पैसा संचित निधि पर एकत्रित हो जाता है, और संचित निधि में जो पैसा है वो जनता का पैसा है। इस वजह से संचित निधि से अगर आपको सिंगल पैनी, 1 रुपया भी खर्च करना है, एक पैसा भी अगर आपको खर्च करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको पार्लियामेंट यानी संसद से अनुमति लेनी होती है। और दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद की बैठक 365 दिन नहीं होती है। आज के दिन समझ लीजिए 2 जून को मोदी जी की सरकार को या मोदी जी को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में वो पैसा कहां से लाएंगे? पैसा तो सारा संचित निधि में, और संसद का भी अधिवेशन नहीं चल रहा है, मोदी जी पैसा कहां से लाएंगे? मोदी जी को पैसों की आकस्मिक परिस्थितियों में जरूरत पड़ गई तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 267 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास एक कंटीजेंसी फंड होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही इस निधि से पैसा खर्च किया जा सकता है। ये होती है राष्ट्रपति की दूसरी पावर, फाइनेंशियल पावर। देखिए, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है,
और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जो सरकार है, इन दोनों सरकारों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि पैसा किस सरकार को कितना मिलना चाहिए। सारा पैसा एक निधि में जाकर, जैसे समझ लीजिए यहाँ एकत्रित हो गया, अब इनमें से राज्य सरकार को कितना मिलेगा, केंद्र सरकार को कितना पैसा मिलेगा, इस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना खूबसूरत प्रावधान किया। अनुच्छेद 280 के तहत एक फिनांस कमीशन बनाया, एक वित्त आयोग बनाया। अनुच्छेद 280 ये कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ये वित्त आयोग ये बतलाता है, ये वित्त आयोग इस बात के लिए सिफारिश करता है, अरुण जी संविधान संशोधन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेजे जा सकते हैं। कल मैंने चर्चा की थी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में साफ शब्दों में लिख दिया, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। अरुण जी पुराना वाला वीडियो भी देखा करें, इससे थोड़ा ठीक रहता है। अनुच्छेद 280 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस फिनांस कमीशन में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। और ये फिनांस कमीशन बताता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किस तरह से किया जाए। ये जो सिफारिश करता है, इन सिफारिशों को, वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो 3 बातें हम लोगों ने फिनेंशियल पावर्स में की, इन तीनों बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम लोग राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स यानी कूटनीतिक शक्तियां, एक मित्र ने कहा सैनिक शक्तियां, एक ही बात है, कूटनीतिक शक्तियां यानी डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करते हैं। दोस्तों, अगर डिप्लोमेटिक पावर्स की बात की जाए तो संविधान में ऐसा कोई विशेष लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 53 में। और शायद आप लोग जानते होंगे, पुराने पेपर्स में हमेशा कहता हूं पुराने पेपर्स देखने चाहिए आपको। पुराने पेपर्स अगर आपने पढ़े तो शायद मेरे हिसाब से सब इंस्पेक्टर 2007 के पेपर में एक प्रश्न भी था कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यह प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, ये लिखा हुआ कहाँ है? ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि इससे क्या बतलाना चाहते हो? इससे मैं ये बतलाना चाहता हूं कि अगर भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करनी है, वो राष्ट्रपति करेंगे। भारत की सेना 1 इंच भी, कोई बात नहीं मिस हो गई तो अब देख लेना अरुण जी, पर देखें आप पूरे सारी क्लासेस देखें, उसको जोड़कर पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए पुरानी क्लासेस भी देख लेनी चाहिए। भारत की सेना 1 इंच भी मूव नहीं करती है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, बिकॉज राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। यह कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत पहला पॉइंट है। भारत की ओर से अगर युद्ध की घोषणा करनी है तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। नंबर 1। नंबर 2, भारत के बहुत दुनिया में जितने भी सारे देश है, कंट्रीज है, उनमें भारत की ओर से राजदूतों और उच्चायुक्तों यानी एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। सारी एम्बेसडर्स और सारे हाई कमिश्नर्स की ये जो नियुक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति करता है। अब मुझे मालूम है आपके प्रश्न पूछा जाने वाला, उससे पहले ही मैं जवाब दे देता हूं। आप कहेंगे राजदूत और हाई कमिश्नर्स में फर्क क्या है? ऐसे देश जो इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं, उन देशों का एक संगठन है जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ कहते हैं, राष्ट्रमंडल कहते हैं। 54 लगभग 53 या 54 देश उसमें मेंबर्स हैं। राष्ट्रमंडल के देशों में यदि भारत की ओर से एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, राजदूत नियुक्त किया जाता है, तो उसे हम लोग हाई कमिश्नर कहते हैं। राष्ट्रमंडल के अलावा अन्य देशों में जो हमारे एम्बेसडर्स नियुक्त होते हैं उन्हें हम लोग राजदूत यानी एम्बेसडर्स ही कहते हैं। तो राष्ट्रपति एम्बेसडर्स को नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति हाई कमिश्नर्स को नियुक्त करते हैं। और सबसे आखिर में कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है, बाहर का किसी अन्य देश का कोई भी राजदूत अगर भारत में आया है तो अपना जो परिचय पत्र है, अपना जो आई कार्ड है, वो आई कार्ड राष्ट्रपति के वहां जमा करवाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं सारे प्रश्न आपके देख रहा हूं। युद्ध, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। हम राष्ट्रपति की पावर्स पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति पावर्स का उपयोग कब करता है,
एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, और अनुच्छेद 74 में साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसका मतलब यह प्रश्न पूछना ही नहीं है क्या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा, क्या अपने विवेक से करेगा। राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई स्वविवेकीय शक्ति संविधान के तहत प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की तुलना में तो राज्यपाल ज्यादा ताकतवर है स्वविवेकीय शक्तियों के मामले में। राज्यपाल की ज्यादा पोजीशन अच्छी है, साउंड पोजीशन है स्वविवेकीय शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति की तुलना में। राष्ट्रपति तो बहुत रेयर टू रेयर चांसेस होते हैं जब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग कर रहा है। इसलिए आप चिंता ना करिए, मेरी मुस्कान अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं 99.9999 मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करता है। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग राष्ट्रपति की इमरजेंसी जो पावर्स है, आपातकालीन जो शक्तियां, उस पर बात करेंगे। और मैं पहले से आपको स्पष्ट कर देता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाकर बात करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे तो समय लगेगा। आपातकालीन शक्तियों को भी हम लोग 2 स्टेज में पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियां पार्ट फर्स्ट कल हम लोग बात करेंगे, और कल भी मेरी क्लास शाम को 7 बजे ही है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। और कल जो मित्र लोग सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और कोशिश करेंगे कि कल सिविल सर्विस के पेपर में जो पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न है उनको भी हम लोग सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें, सुनते रहिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.